नमस्कार साथियों। पिछली क्लास कुछ टेक्निकल इश्यू से बीच में बंद हो गई थी, तो अपन उसको अब आगे कंटिन्यू करेंगे इस एम्ब्रियोलॉजी क्लास को। उसमें अपन ने यहाँ तक क्वेश्चन देख लिए थे ना एपोमिक्सिस के बारे में, ये अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे। तो इस यूनिट के प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के हम इसमें आपके वीडियो के 2 पार्ट आएंगे, क्योंकि पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो बीच में बंद हो गई थी। तो ये आपने देख लिया था कि एपोमिक्सिस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बिना सीड का निर्माण होना, ये कहलाता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व करते हैं। ये पूछा है, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोसियम बिफोर एंड्रोसियम इज नोन। इन्होंने कहा कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर गाइनोसियम का निर्माण अगर एंड्रोसियम से पहले होता है तो उसको उसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपको। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर दोगे। मुझे याद आ रहा 2022 वाला पेपर, इस क्वेश्चन को मैं गलत करके आया था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए थे बिल्कुल सिंपल। एक तो मैंने आपको बताया था टेक्सोनोमी के अंदर आया था क्वेश्चन, वो मैंने जो आपके था ना प्लाज्मोडियम वाला फ्लाइंग मोड जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन में क्या बनाता है, एक क्वेश्चन वो मेरा रॉन्ग हुआ था और एक मेरा ये रॉन्ग हुआ था। तो मैं दो शायद मेरे 2 क्वेश्चन से मैं रहा था, मेरा सिलेक्शन मतलब रुका था, 4 नंबर से मैं रह गया था। तो मुझे ये 2 क्वेश्चन आज भी याद है अच्छे से। तो ये क्वेश्चन मैं तो अब लाइफ में ये इसको कभी नहीं भूल सकता, तो आप भी नहीं भूलोगे क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो आपने एक इसके आप इसको रटो मत। आपने एक शब्द सुना होगा पॉलिनेशन के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर, डाइकोगेमी। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। आपने एक शब्द सुना होगा जिसका नाम है डाइकोगेमी। क्या बोलते इसको बोलते हैं? डाइकोगेमी। ये आपने पहले सुन रखा होगा। अब देखो डाइकोगेमी का मतलब क्या है, आपने पढ़ रखा होगा कि डाइकोगेमी जो होती है ये हेल्प करती है क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर। हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ये क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ाती है, तो क्रॉस पॉलिनेशन को ये इंक्रीज करती है। डाइकोगेमी कंडीशन ऐसी होती है, ये क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करती है। डाइकोगेमी का मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन या मेल फ्लोवर सॉरी मेल सेक्स ऑर्गन या मेल सेक्स ऑर्गन तथा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों का दोनों का अलग अलग टाइम पे मैच्योर होना, मतलब डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होना। अलग अलग टाइम पर क्या होना? मैच्योर होना, मतलब परिपक्व होना, मैच्योर होना। तो डाइकोगेमी का मतलब क्या है? डाई यानी दो, डाइकोगेमी यानी मेल तथा फीमेल सेक्स ऑर्गन का अलग अलग टाइम पर मैच्योर होना, उसको बोलेंगे डाइकोगेमी। अब देखो ये डाइकोगेमी होती है 2 टाइप की। कितने टाइप की होती है? डाइकोगेमी आपकी होती है 2 टाइप की। डाइकोगेमी 2 टाइप की। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हम लेंगे तो डाइकोगेमी 2 टाइप की। एक आपकी हो जाएगी प्रोटगाइनी, एक को हम बोलेंगे प्रोटो या प्रोटगाइनी, और दूसरी को हम बोलेंगे आपके प्रोटगाइनी, और जो सेकंड होती है उसको हम आपको बोलते हैं प्रोट एंड्री। प्रोट एंड्री प्रोट एंड्री या प्रोट एंड्री, इसको हम बोलेंगे प्रोट एंड्री। एक को बोलेंगे प्रोट गाइनी। प्रोट गाइनी हम किसको बोलेंगे तो ध्यान रखना, प्रोट गाइनी इसको बोलेंगे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसा बाइसेक्सुअल फ्लावर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसके अंदर जो गाइनोसियम होता है, मतलब जो फीमेल पार्ट है, जो गाइनोसियम है वो तो इसके अंदर मैच्योर पहले होता हो, मतलब गाइनोसियम का जो डेवलपमेंट है जो मैच्योर है ये तो पहले होता हो। इसकी तुलना में अब बाइसेक्सुअल है, इसके अंदर एक फीमेल होगा, तो फीमेल क्या होगा? इसमें एंड्रोसियम होगा, एंड्रोइसियम। और जो एंडोसियम का जो मैच्योरेशन वो बाद में होता हो, इसको हम बोलेंगे प्रोटगाइनी। देखो प्रोट का मतलब प्रोटगाइनी यानी गाइनोसियम पहले बनता हो। अब इधर क्या होगा? इधर ये होगा जो आपके फीमेल, जो इसके अंदर जो आपके मेल फ्लावर होगा, मेल फ्लावर के अंदर एंड्रोसियम होगा वो तो पहले बनेगा, और जो फीमेल वाला जो होगा वो बनेगा आपके बाद में बनेगा, नहीं ये इसके बाद बनता है। तो इसका मतलब एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर अगर मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करना है, अगर ये अलग अलग टाइम पे बनते हैं, अलग अलग अगर इनका डेवलपमेंट अलग अलग टाइम पे होता है तो अपने आप क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये आपके होता है इसके अंदर। आपको आया समझ में? तो प्रोट गाइनी का मतलब क्या है? क्या हो रहा है? अब इसको समझो। तो प्रोट गाइनी का मतलब क्या हुआ? प्रोट गाइनी, अच्छा इसने क्या पूछा था? बिफोर एंड्रोसियम इज नोन।
हट रहा है। अब देखो आप, क्वेश्चन था हमारा कि इन बाइसेक्सुअल फ्लावर मैच्योरेशन ऑफ गाइनोसियम बिफोर एंड्रोसियम, मतलब एंड्रोसियम से पहले गाइनोसियम बन रहा है, तो गाइनोसियम पहले बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे आपके प्रोटगाइनी, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटगाइनी। अभी भी आपको समझ नहीं है, ऐसे समझो जैसे एक क्लासरूम है, उसके अंदर दो, एक कपल है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, उनमें से लड़की की जॉब पहले लग गई, लड़की पहले सेट हो गई, उसका फ्यूचर सेट हो गया, लेकिन लड़का अभी भी बेरोजगार है, इसका मतलब उस गर्ल्स का डेवलपमेंट पहले हो गया, उस कपल में से, उस बाइसेक्सुअल फ्लोर में से गाइनोसियम का डेवलपमेंट पहले हो गया, तब उस गर्ल्स की शादी कहीं और हो जाएगी, क्योंकि उसका डेवलपमेंट पहले हो गया, वो पहले जाके उसका कैरियर फिक्स हो गया, मतलब, लेकिन बॉयज का अभी तक नहीं हुआ, ये प्रोटगाइनी। वहीं किसी दूसरी क्लासरूम के अंदर वहां लड़का पहले जॉब लग जाता है, लेकिन लड़की नहीं लगती है, तो उस लड़के की शादी कहीं और हो जाएगी, तो वहां पर एंडोसियम का डेवलपमेंट जब पहले होता है उसको हम बोलेंगे प्रोटएंड्री, गाइनेशियम का पहले होगा उसको हम बोलेंगे प्रोटगाइनी। आया समझ में यहाँ पर? तो ये क्वेश्चन आपके पूछा हुआ और मैं इसको गलत करके आया था, मैं इसका करके आया था प्रोटएंड्री, क्योंकि मैंने वहां इसका हिंदी पढ़ा था, इसलिए इस क्वेश्चन को हिंदी मत पढ़ना, इसको आप जब ये पढ़ो इसका इंग्लिश में, तब आप इसको आराम से सॉल्व करोगे। प्रोटएंड्री पहले क्या बनेगा, एंड्रोसियम, प्रोटगाइनी पहले बनेगा गाइनेसियम, पी से इसको ध्यान रखना पहले। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अब। फंक्शनल मेगास्पोर इन फ्लोरिंग प्लांट डेवलपिंग, मतलब जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, वो किसका निर्माण करेगा, जो फंक्शनल मेगास्पोर है इन फ्लोरिंग प्लांट। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेगास्पोर होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर है, वो किसका निर्माण, अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ थोड़ा और। ये जैसे मैंने एक सेल बनाई है, इसको मैं बोलता हूँ मेगा स्पोर मदर सेल, मैंने उसको क्या बोला है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, मेगा स्पोर मदर सेल, इसको हम बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। आपको पता है कि मेगा स्पोर मदर सेल कैसे होती है, ये हमेशा 2n होती है। अब ये अगर 2n है तो इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा या माइटोसिस, तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड होगा। जब मियोसिस होगा तो यहाँ से क्या बनेंगे, 4 मेगा स्पोर बनेंगे, ये बन गए 4 मेगा स्पोर, ये आपके बन गए हैप्लोइड 4 मेगा स्पोर, कैसे बने, हैप्लोइड 4 मेगा स्पोर बने, क्योंकि मेगा स्पोर मदर सेल में क्या हुआ था, मियोसिस हुआ था। अब आपको पता है कि ये जब 4 हैप्लोइड मेगा स्पोर बने हैं, ये इसका चैलेंजर एंड हो जाएगा, ये इसका माइक्रोपाइल एंड है। अब आपको ये भी पता है कि 3 जो मेगा स्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, एक जो चैलेंजर एंड वाला होता है वो फंक्शनल होता है मैक्सिमम प्लांट के अंदर। अब ये जो पीछे जो ये बचा है, जो ये फंक्शनल बचा है, इसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगा स्पोर। ये कैसा हो जाएगा, फंक्शनल मेगा स्पोर। ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, आगे चल के इसमें आपके होगा माइटोसिस होगा, इसमें क्या होगा, माइटोसिस होता। जब इसमें माइटोसिस होगा, जब इसमें एक बार होगा माइटोसिस तो इसके अंदर आपके 2 सेल बनेगी, जब इसमें वापस सेकंड माइटोसिस होगा तो इसके अंदर आपके 4 सेल बनेगी, और जब इसके अंदर थर्ड माइटोसिस होगा, ये थर्ड माइटोसिस, तो इसके अंदर आपके 8 सेल, मतलब 8 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बीच में आएंगे पोलर न्यूक्लियाई, 3 इधर आ जाएंगे एग अपरेटस पे, 3 इधर आएंगे एंटीपोडल सेल पे। इसने क्वेश्चन ये पूछा था कि एक जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है इन फ्लोरिंग प्लांट, वो किस में डेवलप होता है, तो ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर है, ये 3 माइटोसिस के द्वारा ये डेवलप हो गया आपके एम्ब्रियो सैक के अंदर। आया समझ में? तो क्या राइट आंसर होगा इसका, ये आपके एम्ब्रियो सैक में जाएगा। तो बताओ एम्ब्रियो कैसे बनेगा, पीछे वाले जस्ट अपन ने अभी देखा था, जो ये सेम क्वेश्चन पीछे पूछ रखा था कि जाइगोट के अंदर माइटोसिस होने से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एंडोस्पर्म कैसे बनेगा, हमने कहा था कि ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में जब सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज होगा तब आपका एंडोस्पर्म बनेगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। इसने पूछा है कि फीमेल गैमेट एंजियोस्पर्म के बारे में, सॉरी, एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब आपको एंजियोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्वेश्चन बाद में सोल्व करना, पहले आप इसको यहाँ देखो। हमने कहा कि ये एम्ब्रियो सैक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर बीच में होती है पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर पाई जाती है एग अपरेटस, यहाँ पे ये 2 सिनर्जिड, ये एग सेल, इसके इधर आपकी होती है एंटीपोडल सेल। इसको मैं बोलूंगा एम्ब्रियो सैक, क्या बोलता हूं मैं इसको, एम्ब्रियो सैक बोलूंगा। इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, या इसको ही हम बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को ही हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब आपको पता है कि ये बीच वाली एग सेल है, ये आपको पता है सिनर्जिड सेल है, ये भी सिनर्जिड सेल है, ये आपको पता है पोलर न्यूक्लियाई सेल है।
और ये भी आपको पता है, ये तीनों क्या है, एंटीपोडल सेल है। ये कैसी है, एंटीपोडल सेल है। अब देखो किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है कि एंटीपोडल सेल की प्लोइडी क्या होगी, मतलब ये एन होगी, 2n होगी या 3n होगी। इसका पूछ रखा पोलर न्यूक्लियाई सेल की प्लोइडी क्या होगी, एन होगी या 2n होगी या 3n होगी। इसका पूछ रखा है कि एग सेल की प्लोइडी क्या होती है, या इस सिनर्जिड सेल की प्लोइडी मतलब प्लोइडी क्या होती है, एन होती है या 2n होती है, या इस एम्ब्रियो सैक की प्लोइडी क्या होती है, ये भी पूछ रखा है। तो आप मुझे ये बताओ, सोच के बताओ कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण किससे हो रहा था। तो आपने पढ़ा था कि एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण हो रहा था वो फंक्शनल मेगास्पोर से हो रहा था, और जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो हैप्लोइड था। तो जब हैप्लोइड हैप्लोइड मेगास्पोर से हैप्लोइड एम्ब्रियो सैक बनेगा, फिर भी समझ नहीं आए। हमने एम्ब्रियो सैक को क्या बोला, हमने बोला है फीमेल गैमेटोफाइट, हमने इसको क्या बोला है, फीमेल गैमेटोफाइट बोला। अब आपने एल्गी ब्रायोटेडो पढ़ रखा होगा कि गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लोइड होता है। तो जब हमने इसको हैप्लोइड क्यों बोला, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर है सभी के सभी हैप्लोइड है। इसको हमने फीमेल इसलिए बोला क्योंकि एम्ब्रियो सैक फीमेल का पार्ट होता है। तो इसको रटना मत ऐसे कि सिनर्जिड सेल एन होती है, एग सेल एन होती है, एंटीपोडल सेल एन होती है। ये कभी मतलब एन क्यों होती है इसको रटना नहीं, इसको समझना है। एन इसलिए होती है कि इस पूरे एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण हो रहा है ये पीछे एक हैप्लोइड मेगास्पोर से हो रहा है। अब जब हैप्लोइड मेगास्पोर से हो रहा है तो ये अपने आप में पूरा एन नहीं होगा, तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहां से हमें क्वेश्चन, अब आप देखो, ये मैंने आपको अभी बताया था इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 तो आपके न्यूक्लियस पाए जाते हैं प्लस 7 सेल पाए जाते हैं, हमने ये पढ़ा था ना। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो एग अपरेटस है ये आपके पाया जाता है माइक्रोपाइल एंड की ओर, ये जो एंटीपोडल सेल होते हैं ये पाई जाती है चेलिजा एंड की ओर। अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। इसने पूछा है कि फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। फर्स्ट कंसर्न है, फर्स्ट ऑप्शन है द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल, द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल। ये बात सही है कि 8 न्यूक्लियस जो होते हो सेल वॉल के द्वारा उसके चारों ओर वो घिरे हुए रहते हैं, ये बात भी स्टेटमेंट सही है। एग एग अपरेटस इज लोकेटेड लोकेटेड नियर माइक्रोपाइल एंड, ये बात भी सही है कि एग अपरेटस जो होता है वो माइक्रोपाइल के पास में होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंटीपोडल सेल आर लोकेटेड एट चेलेजल एंड, ये बात भी सही है कि एंटीपोडल सेल चेलेजा एंड के ऊपर होती है। और लास्ट स्टेटमेंट है ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ए अच्छा सॉरी ए टिपिकल एंजियोस्पर्म ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक ए टिपिकल, यार ये सब ऐसे कैसे लिख दिया उन्होंने, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज 6 सेल। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि एक जो एम्ब्रियो सैक होता है एंजियोस्पर्म का, जब वो मैच्योर होता है तो इसके अंदर 6 सेल होती है। क्या ये बात सही है? एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में 6 सेल होती है? नहीं, हमने पढ़ा था कि 7 सेल होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। हमें गलत का पूछा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको सोल्व करो। टू द ओड वन, ये वापस ओव्यूल के स्ट्रक्चर से ओव्यूल के स्ट्रक्चर से डायग्राम क्वेश्चन आया, इसको आप सोल्व करो। जिसको आता हो कर दो, नहीं तो मैं समझा दूंगा आपको। इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए, जिसको आता वो इसको सोल्व करो, जिसको नहीं आता उसको मैं समझा दूंगा। अब देखो, ये हमारे ओव्यूल का डायग्राम है। पूछा क्या है, इनमें से असंगत कौन सा है। असंगत का मतलब ये हुआ कि यहाँ देखो माइक्रोपाइल किसका डायग्राम है, तो यहाँ ये जो माइक्रोपाइल होता है ये आपके ओव्यूल का पार्ट है, ठीक है। न्यूक्लियस सॉरी न्यूसिलस, न्यूसिलस ये वाला तो बीच वाला है ना, तो ये पूरा न्यूसिलस है। ये पूरा क्या है, ये पूरा न्यूसिलस है। न्यूसिलस किसका पार्ट है, ओव्यूल का पार्ट है। अच्छा, ये दोनों भी ओव्यूल के पार्ट है। एम्ब्रियो सैक ये क्या है, ये राउंड वाला, ये जो गोल वाला क्या है जो बाहर में, ये पूरा एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक भी ओव्यूल का पार्ट होता है। क्या पोलन ग्रेन ओव्यूल का पार्ट है? नहीं है ना। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा पोलन ग्रेन इनमें से ये ओड है, ये असंगत है। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट टिप ऑफ मेज प्लांट इज 36, व्हाट वुड बी देयर नंबर इन द एंडोस्पर्म। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा उसने। एक मेज प्लांट है, उसकी रूट के अंदर 36 क्रोमोसोम है, तो उस मेज प्लांट के एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे बताओ।
क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो, मुझे बताओ फिर। अब देखो मैं सॉल्व कराता हूँ। क्वेश्चन पूछा है कि एक मक्के का प्लांट है, उसकी रूट के अंदर कितने क्रोमोसोम दे रखे हैं, 36 क्रोमोसोम दे रखे हैं। आपको बताना है इसके एंडोस्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे। रूट के दे रखे हैं ना। अब देखो मेज प्लांट एक ये मोनोकोट प्लांट है, हमें पता है मोनोकोट प्लांट है, और ये अपने आप में एंजियोस्पर्म प्लांट है। गैमीट हमेशा एन होगा, जाइगोट हमेशा 2n होगा, सोमेटिक सेल मतलब उसकी सारी रूट स्टेम लीफ ये सभी 2n होगी, और जो इसका जो एल्यूरोन लेयर होगी जो उसके सीड में पाई जाती है वो 3n होती है, और जो एंडोस्पर्म होता है ये एंजियोस्पर्म का है मेज प्लांट, इसका एंडोस्पर्म क्या होगा 3n होगा। आया समझ में यहाँ तक आपको। पूछा इसने दे क्या रखा, इसने दे रखा है ये जो रूट सेल है इस रूट के अंदर 36 क्रोमोसोम है। हमें पता है कि रूट सेल जो होती है वो 2n सेल होती है, इसका मतलब 2n बराबर कितना हो गया 36 है। पूछा किसका, इसने पूछा एंडोस्पर्म का, हमें पता है कि एंडोस्पर्म 3n है। अब देखो दो तरीके हैं, अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो आपको पता है 2n बराबर 36 है, अब आपको इसमें एक n और ऐड करना है। आप एक n कैसे ऐड करोगे, तो आपको पता है कि इसमें n बराबर होगा 18, तो 2n बराबर 36, तो इसमें आप एक n और ऐड कर लो, ये आपके हो जाएंगे 54 क्रोमोसोम। तो राइट आंसर हो जाएगा 54 क्रोमोसोम। अब आपको पूछता कि एल्यूरोन लेयर के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो मेज यानी कि मोनोकोट की सीड में एल्यूरोन लेयर जो प्रोटीन की लेयर होती है वो भी 3n होती है। अगर आपको पूछता कि जाइगोट के अंदर कितने होंगे, गैमीट में कितने होंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व हो जाता आपका। तो राइट आंसर हो जाएगा 54। इसको करो सोल्व, अच्छे से पढ़ो पहले क्वेश्चन को, फिर इसको सोल्व करो आप। ये लो, अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करो। एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछ रखा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, आपने पढ़ रखा होगा, मैंने आपको अभी बताया एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है, तो आपको पता है फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनता है। अब देखो आप, ये काफी बड़ा टॉपिक है, आप इसको सोल्व कर दो, नहीं है तो फिर मैं आपको कल क्लास में ये पूरा बता दूंगा। अब यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दे रखा मोनोस्पोरिक, मैं थोड़ा बता देता हूँ ना। जब एम्ब्रियो सैक की बात आती है तो जो एम्ब्रियो सैक होता है वो डेवलपमेंट के आधार पे दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, तो तीन प्रकार का है ना, एक होगा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, एक आपके होता है बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, और एक आपके होता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। क्या होता है, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक का मतलब है जब ये 4 मेगास्पोर बन रहे थे, इन चारों में से अगर 3 तो नष्ट हो जाए, अगर ये 1 मेगास्पोर आगे चलकर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है, इसको बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। है समझ में। अगर ये जो 4 मेगास्पोर बने थे, ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं, अगर इन 4 मेगास्पोर में से अगर 2 नष्ट हो जाए, अगर ये 2 जो मेगास्पोर है ये आगे चलकर अगर एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और अगर ये चारों के चारों मेगास्पोर पार्टिसिपेट करते हैं एम्ब्रियो सैक में, उसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब ये जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉलीगोनम टाइप का। इस पॉलीगोनम के अंदर टोटल आपके 8 सेल, मतलब टोटल इसमें आपके 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दूसरा होता है ओइनोथेरा टाइप का, इसके अंदर आपके टोटल 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। बाइस्पोरिक जो होता है ये आपके दो टाइप का होता है, एक होता है एलियम टाइप का, एक होता है एंडीमोन टाइप का। एलियम टाइप का हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर चलेजा साइड की ओर वाला मेगास्पोर भाग लेता हो। एंडीमोन टाइप हम उसको बोलेंगे जिसके अंदर माइक्रोपाइल एंड वाला मेगास्पोर भाग लेता हो। तो ध्यान रखना, पॉलीगोनम टाइप मोनोस्पोरिक का एग्जांपल है, इसमें टोटल 8 न्यूक्लियस बनेंगे। ये जैसे है ना, ये वाला डायग्राम,
इसमें कितने 8 निकले ना, तो ये अपने आप में एक पॉलीगोनम जो ये मोस्ट कॉमन है। और ओइनोथेरा के अंदर आप देखोगे इसके अंदर ये तो आपके हो गया एग अपरेटस और ये एक पोलर न्यूक्लियाई। ओइनोथेरा के अंदर एक होता है पोलर न्यूक्लियाई, इसमें एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है, केवल एग अपरेटस पाए जाते हैं, 4 सेल पाई जाती है। अब इसको सोल्व करो। मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक, इसने क्या पूछा है? मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक क्या कहलाता है? पॉलीगोनम कहलाता है। तो आप देख लो पॉलीगोनम कहाँ है, ये पड़ा पॉलीगोनम, तो इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, है ना, इसका हो जाएगा थर्ड नंबर, ए का हो जाएगा थर्ड नंबर, इसका मतलब ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ए और सी में से फिर दे रखा बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सेक। बाईस्पोरिक एम्ब्रियो सेक के एग्जाम्पल क्या क्या है? एक तो है एलियम टाइप का, एक है एंडेमोन टाइप का। अब आप यहाँ देखो कौन कौन से है, तो यहाँ पर एलियम टाइप दे रखा है, मतलब बी का हो जाएगा 2 नंबर, तो हमारे पास बी का 2 नंबर का है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अच्छा, इसको आगे और थोड़ा सोल्व करो। फिर दे रखा टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक, तो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सेक में टोटल 8 या 9 प्रकार के एम्ब्रियो सेक आते हैं, उनमें से एक आपके आता है एडोक्सा टाइप का, तो सी का हो जाएगा आपके 4 नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर राइट है। और डी दे रखा मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सेक, तो मैंने आपको बताया था कि मोनोस्पोरिक के अंदर पॉलीगोनम में होते हैं 8 न्यूक्लियस, और इस ये जो ओइनोथेरा होता है इसके अंदर होते हैं 4 न्यूक्लियस। तो मोनोस्पोरिक 4 न्यूक्लियस किसमें होगा? आपके इस ओइनोथेरा में होगा, तो इसका हो जाएगा ये राइट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो मैंने आपको ऐसे शॉर्ट में बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यूबीस बॉडी आर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ, तो यूबीस बॉडी कहाँ पाई जाती है आपको पता होगा, सोल्व करो जिसको आता है, नहीं तो फिर मैं तो हूँ सोल्व कराने के लिए। यूबीस बॉडी, इधर देखो, यूबीस बॉडी जो होती है ये आपके, आप इसको सोल्व कर दो। यूबीस बॉडी कहाँ पाई जाती है, आप इसको सोल्व करो और मुझे बताओ फिर। यूबीस बॉडी कहाँ पाई जाती है और क्या है? देखो इसने यहाँ इसका फंक्शन पूछा, मैं बता देता हूँ। यूबीस बॉडी क्या होती है? कुछ नहीं, ये स्मॉल कण होते हैं, ये क्या होते हैं? स्मॉल, मतलब छोटे छोटे ये ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये कहाँ, इनकी लोकेशन क्या है, ये कण कहाँ पे पाए जाते हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इनकी जो लोकेशन होती है, टेपिटम की जो इनर वॉल होती है, टेपिटम की जो इनर वॉल होती है, टेपिटम की इनर वॉल पे ये यूबीस बॉडी पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है? इम्पोर्टेंट यहाँ ये पूछ रखा ना, इसका फंक्शन क्या है? तो ये जो होती है ये हेल्प करती है, यूबीस बॉडी हेल्प करती है एक्साइन फॉर्मेशन में। किसमें हेल्प करती है? एक्साइन के फॉर्मेशन में, ये मतलब एक्साइन के निर्माण में। आपको पता है कि एक्साइन क्या है? हमको पता है कि एक्साइन जो होता है वो पोलन ग्रेन के ऊपर पाए जाने वाली उसकी बाहरी लेयर है। ये पोलन ग्रेन पे, जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, उसके ऊपर पाए जाने उसकी आउटर लेयर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना, यूबीस बॉडी का फंक्शन है पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करना। क्या करना? पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट करना। आप देखो इसका एक्साइन बना रही है, इसका मतलब ये हुआ ना कि पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कर रही है। अब देखो एक्साइन किससे बनी होती है? तो स्पोरोपोलिन से बनी होती है। जैसे ही स्पोरोपोलिन आता, तो मेरे इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि पोलन ग्रेन की एक्साइन किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिन से बनी होती है। यहाँ से मेरा इंटरव्यू पूरा चला था एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर, तो ये मेरा अच्छा था टॉपिक, इसलिए हाँ। तो मतलब जो यूबीस बॉडी होती है वो आपके पोलन ग्रेन डेवलपमेंट में हेल्प कैसे करती है? ये इसकी एक्साइन को फॉर्मेशन करके इसकी हेल्प करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन। अगले क्वेश्चन को सोल्व करो। स्टेटमेंट ऐसा दे देगा ना, इन प्लांट द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जनरली यूज फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कह रहा है कि इन प्लांट के अंदर आप सामान्य रूप से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप शब्द को यूज में ले सकते हो। हाँ, ये बात सही है, हम ले सकते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। आप जैसे पढ़ते हो ना, सभी एंजाइम प्रोटीन है लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं है, उसी प्रकार से सभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन सभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है। फिर है सिंस द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगल्स डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स द प्रोसेस इज एसेक्सुअल। ये बात भी सही है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर भी 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करते। इसका मतलब दोनों सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन हाउ मेनी सेल आर प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट ऑफ इफेड्रा। ये जिम्नोस्पर्म का क्वेश्चन है।
कई बार आ रखा, 7-8 बार आपने पढ़ा होगा। एक आपके होता है साइकस, पाइनस, और तीसरा होता है इफेड्रा। साइकस, पाइनस, इफेड्रा। अब देखो यहाँ इसमें सेल की संख्या पूछते हैं ना, और अगर जब ये इसकी गैमेटोफाइट में सेल की संख्या, जब आपको पूछे जब साइकस के अंदर जब पोलन ग्रेन जब वहां से उसका डिस्पर्सल होता है, जब पोलन ग्रेन या स्पोर जब बाहर निकलता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, तब उसके अंदर कितने सेल होता है? तो ये आपके होता है 3 सेल, ये होगा 4 सेल, ये होगा 5 सेल। जब ये गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होगा तब ये आपके हो जाएगी 5 सेल का होगा इसका साइकस का गैमेटोफाइट, और पाइनस का गैमेटोफाइट आप होगा 6 सेल का। एग्जाम में ये वाला नहीं पूछा हुआ, ये वाला 10 बार पूछ लिया है कि साइकस, पाइनस, इफेड्रा के अंदर जब माइक्रोस्पोरेंजिया में से जब स्पोर बाहर निकलते हैं, या जब पोलन ग्रेन का जब डिस्पर्सल होता है, जब उसका प्रकीर्णन होता है, उस समय वो कितनी सेल स्टेज में होता है? तो साइकस में होगा 3 सेल स्टेज में, पाइनस में होगा 4 सेल स्टेज में, इफेड्रा में होगा 5 सेल स्टेज में। ये क्वेश्चन बताऊं कहाँ कहाँ रखा है? 2 बार तो ये आपके आ रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में, और 1 बार आ रखा एसीएफ के अंदर ये क्वेश्चन, और 1 बार यहाँ पर आपको पूछ लिया है इफेड्रा के अंदर। यहाँ क्वेश्चन पूछ रखा है इफेड्रा के अंदर, तो आपको पता है कि इफेड्रा में कितनी होती है? 5 सेल होती है, 3 4 5। तो इफेड्रा में कितनी होती है? ये आपके 5 सेल का होता है। याद कैसे रखोगे? नॉर्मल सी बात है, साइकस, पाइनस, इफेड्रा, ये ऐसे सीक्वेंस में नाम आते हैं ना, हम हमेशा यही बोलते हैं ना जिम्नोस्पर्म में साइकस, पाइनस, इफेड्रा, 3 4 5। इस क्वेश्चन को सोल्व करो। Which of the following, which one of the following represent an ovule where embryo sac become horseshoe shape? है ना, सीधी सी बात है, आपने पढ़ रखा होगा, आपने ओव्यूल का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, वहां आपने पढ़ा होगा ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, हेमिट्रोपस ओव्यूल, कैम्पाइलोट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कई सारे ओव्यूल पढ़े होंगे। उसमें से इसने यहाँ पूछा है ऐसा कौन सा ओव्यूल होता है जिसका जो ओव्यूल होता है वो घोड़े की नाल के समान होता है। घोड़े की नाल का मतलब होता है उसका ओव्यूल जो होता है वो उसके अंदर ऐसे यू शेप का हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स शू शेप। तो ये आपको पता आपके एम्फीट्रोपस के अंदर होता है। किसमें होता है? ये एम्फीट्रोपस के अंदर होता है। इसलिए क्योंकि इसका जो इसके अंदर इसका जो ओव्यूल होता है, सॉरी इसका जो एम्ब्रियो सैक होता है वो ऐसे यू शेप हो जाता है, मतलब घोड़े की नाल के समान। टर्सिनोट्रोपस किसको बोलेंगे? तो ये जो ओव्यूल होता है इसमें ये 360 डिग्री ऐसे पूरा घूम जाता है, और ये आपके सबसे रेयर होता है ना, ये सबसे बहुत कम पाया जाता है। एट्रोपस क्या होता है? ये सबसे सिंपलेस्ट ओव्यूल होता है, और ये ऐसे सीधा होता है, और ये 0 डिग्री पे होता है। ये कहाँ पाया जाता है? जो प्रिमिटिव जैसे आपके जिम्नोस्पर्म पाया जाता है, उसके अलावा ये पॉलीगोनम के अंदर पाया जाता है। एनाट्रोपस क्या है? तो आपको पता है कि एनाट्रोपस ओव्यूल जो होता है वो 180 डिग्री एंगल पे घूम जाता है, जैसे हमने अभी बनाया था ना ये वाला ओव्यूल, ये वाला जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, ये अपने पीछे वो वाला हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है? ये मैक्सिमम प्लांट के अंदर यही पाया जाता है, एनाट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। आया समझ में आपको? इसका हो जाएगा एम्फीट्रोपस, इसमें घोड़े की नाल के समान ओव्यूल का जो है उसमें वो उसकी शेप हो जाती है। ये रहा हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन। फ्यूजन ऑफ वन न्यूक्लियाई ऑफ फॉलन ट्यूब एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई ऑफ द ओवम रिजल्ट। आपको मैंने पहले बताया था पोलन ट्यूब का सेकंड मेल गैमेट जब उस एम्ब्रियो सैक की पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होगा तो क्या बनाएगा? कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपको, ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, ये एग एपरेटस है, ये एंटीपोडल सेल है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? क्वेश्चन ने पूछा कि यहाँ से ये पोलन ट्यूब आएगी, यहाँ से एंट्री करेगी पोलन ट्यूब, जैसे ही पोलन ट्यूब इसमें एंट्री करेगी, जैसे ही पोलन ट्यूब इसमें एंट्री करेगी तो इसमें ये दो आपके मेल गैमिट है, एक तो जाके फ्यूज होगा एग सेल के साथ में, ये जाके जाइगोट बनाएगा, आगे ये एम्ब्रियो बनाएगा, इसको हम बोलेंगे सिनगेमी या फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है ये जो सेकंड जो मेल गैमिट है ये जाके आपके फ्यूज होता है इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, ये आगे चल के क्या बनाएगा? तो हमें पता है कि ये आगे चल के बनाएगा एंडोस्पर्म बनाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। आया समझ में? आया समझ में? क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। अब देखो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी किसी को इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी बॉटनी वाले में, कि जब यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक के अंदर दो मेल गैमिट आते हैं, क्वेश्चन ये पूछा कि सबसे पहले डेवलपमेंट जाइगोट का होगा या आपके इसका एंडोस्पर्म का होगा? तो ध्यान रखना किसी भी अगर यहाँ पर तो है ना, इसमें ध्यान रखना सबसे पहले जो होगा फर्टिलाइजेशन वो आपके
एंडोस्पर्म के साथ में होता है, क्योंकि जाइगोट जैसे अगर पहले बन गया, अगर सॉरी वापस सुनना, सबसे पहले फ्यूजन तो होगा, फर्स्ट मेल गैमेट जाके फ्यूज करेगा एग के साथ में, सेकंड करेगा आपके पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। फिर क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि डेवलपमेंट पहले किसका होगा। तो आप सोच के देखो कि जब जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो बना रहा, तो अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पहले हो गया, अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंडोस्पर्म से पहले हो गया, तो इस एम्ब्रियो को भोजन कौन देगा। इसलिए फ्यूजन तो पहले होगा जाइगोट के साथ में, लेकिन डेवलपमेंट जो होगा वो आपके होगा एंडोस्पर्म का। एंडोस्पर्म पूरी तरीके से विकसित हो जाएगा ताकि वो कम से कम न्यू बनने वाले एम्ब्रियो को भोजन दे सके। उसके बाद में ये एंडोस्पर्म के विकसित होने के बाद में इसमें आपके एम्ब्रियो बनता है। आया समझ में। तो फर्टिलाइजेशन तो पहले होगा जाइगोट के साथ, सॉरी एग सेल के साथ में, लेकिन डेवलपमेंट पहले आपके एम्ब्रियो का ना होकर एंडोस्पर्म का होता है, क्योंकि अगर एम्ब्रियो पहले बन गया तो भोजन कौन देगा इसको, इसलिए पहले बनता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने के बाद में क्या बनता है, आपके एम्ब्रियो बनता है। आया समझ में। तो ये थी आपकी क्लास प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की। जितने भी क्वेश्चन आ रखे थे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पूरी तरीके से जितना अच्छे से हो सकता था मैंने आपको सोल्व कराया। अब कल हम देखेंगे हमारी बायोस्टेटिक, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे टेक्निक्स, फिर हम घुस जाएंगे जूलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी, ये सब अपन सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। मिलते हैं अपन कल की क्लास के अंदर। आप सभी को शुभकामनाएं। आप तैयारी करते रहो, आपका एग्जाम पास में आ रहा है, बिना कोई हेडेक लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू।